अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपना ग्रुप थ्योरी में जो लेक्चर सीरीज़ है इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ कर रहे हैं। तो उसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन है, अच्छा ये ग्रुप थ्योरी का क्रैश कोर्स है। तो ये वो एसेंशियल्स हैं जो कि अगर आप ग्रुप का सिलेबस पढ़ते हैं तो आपको ये आने चाहिए। तो इसका हम बाकायदा तौर पे आगाज़ कर रहे हैं। तो पहली जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि लेट जी बी अ सेट, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज अ फंक्शन दैट असाइन ईच ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी एन एलिमेंट ऑफ जी। बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि फ़र्ज़ करें इस केस में हमारे पास जी जो है ना, जी एक सेट है। जी क्या चीज़ है? जी हमारे पास एक सेट है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? वो एक फंक्शन होगा जो असाइन करेगा हर ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी, यानी कोई भी ऑर्डर पेयर हम लेते हैं जी के एलिमेंट्स का। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है? कि जैसे ए बी है, ये ऑर्डर्ड पेयर कब होगा कि जब ए बी बराबर नहीं होता बी ए के, ठीक है। यानी ए बी और बी ए दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कोई भी हम ऑर्डर पेयर उठाते हैं जी का, तो मिसाल के तौर पर कोई भी दो एलिमेंट्स हमने जी वन और जी टू उठाए हमने जी में से, तो इनका ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा? जी वन जी टू, ठीक है। तो इनको वो कोई एक जो बाइनरी ऑपरेशन होगा, फर्ज करो मैं इसको कहता हूँ कि वो स्टैरिक है, तो स्टैरिक अगर इनके ऊपर अप्लाई होगा तो वो क्या करेगा? वो इनको साइन करेगा एक और एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जी थ्री, और ये जी थ्री किस में से होगा? ये भी ग्रुप का कोई ना कोई एलिमेंट होगा। तो सिंपली बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या है कि अगर वो किसी ग्रुप के किसी ऑर्डर्ड पेयर पर अप्लाई होता है तो वो हमारे पास उसी ग्रुप का कोई ना कोई एलिमेंट देता है। और इसके अनऑर्डर्ड पेयर होने का क्या मतलब है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये जी वन जी टू पे अप्लाई हुआ है, तो फर्ज करो इसने जी थ्री दिया है, यही अगर हो सकता है कि ये जी टू जी वन पे अप्लाई होता तो इसका रिजल्ट भी जी थ्री नहीं आना था, वो कोई डिफरेंट चीज़ होनी थी, क्योंकि इस केस में ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर पेयर पे अप्लाई होता है, और हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट, फर्ज करो इसका जवाब क्या आना था? जी फोर। कोई और एलिमेंट बन सकता था, ग्रुप का ये भी बन सकता था, कोई और भी बन सकता था, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा वही एलिमेंट है, सही है। तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी भी ग्रुप के, या किसी भी, सॉरी ग्रुप नहीं, किसी भी जी सेट के, किसी भी जी सेट के ऑर्डर पेयर पर अप्लाई होता है, तो हमें उस जी का ही कोई ना कोई एलिमेंट रिजल्ट में देता है, तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है ग्रुप की। इसको थोड़ा सा रिपोजिशन कर लेते हैं यहाँ। अच्छा, तो ग्रुप हमारे पास क्या है? लेट जी बी सेट। ग्रुप हमारे पास क्या है कि जी कोई एक सेट है टुगेदर विद ए बाइनरी ऑपरेशन। तो जी एक सेट है और उसके अंदर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है। वी सी दैट जी इज अ ग्रुप इफ इट्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो इन तीन कंडीशन जो नीचे दी हुई हैं, इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम कहेंगे कि जी जो है वो ग्रुप है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि ग्रुप के अंदर तो चार कंडीशंस होती हैं, जितनी भी हमने पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं ज़्यादातर, उनमें ग्रुप की चार कंडीशंस दी हुई हैं। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ तीन कंडीशंस लिखी हैं। तो जब हमने अच्छा, अब वो फोर्थ कंडीशन एक्चुअली जब हमने ग्रुप शो करना है तो हमने चार ही कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है। लेकिन ये फॉरेन ऑथर्स तीन क्यों लिखते हैं? क्योंकि उन्होंने स्टार को बाइनरी ऑपरेशन पहले ही कह दिया होता है। बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ? बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन में ही आप ये देख सकते हैं कि ये असल में क्लोजर लॉ वाला जो प्रोसीजर है, क्लोजर लॉ, ये बाइनरी ऑपरेशन में सेटिस्फाई हो जाता है। यानी अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं, तो वो डेफिनेट है कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम ग्रुप असल में शो करते हैं तो ग्रुप के हम तीन क्राइटेरिया शो कर रहे होते हैं, एक दो और तीन, और प्लस जो एक लॉ है, एक जो हम क्राइटेरिया है वो हम बाइनरी ऑपरेशन का सेटिस्फाई करवा रहे होते हैं, जो कि क्लोजर लॉ है, ठीक है। तो इसलिए जो फॉरेन ऑथर्स हैं वो सेपरेटली इसका लिखने का मकसद ही ना हो, जब आप ऊपर भी स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं, नीचे आप फिर दोबारा क्लोजर लॉ लिख दें, तो ये जरूरी नहीं है। करनी हमने चार कंडीशन दी हैं, पहला क्लोजर लॉ शो करना है, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स। लेकिन
हमने जो है वो इसको जब हम डेफिनेशन लिखने का हुसन ये है कि हम उसे दोबारा नहीं लिखते उस चौथे क्राइटेरिया को, क्योंकि हमने स्टार में एज अ बाइनरी ऑपरेशन वो डिफाइन कर दिया होता है। अच्छा, तो जी सेट को हम ग्रुप कब कहेंगे? जी सेट एक ग्रुप है, ये हम कब कहेंगे कि जब जी जो है वो हमारे पास ये मतलब टोटल 4 प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करेगा, एक क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स। अब इसकी एग्जांपल लेके चलें तो ये एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो फर्ज करें कि हमारे पास एक सेट जो जी सेट है ना, जी सेट हम रख रहे हैं, फर्ज करें कि वो सेट ऑफ इंटीजर है, और इस केस में बाइनरी ऑपरेशन हम क्या रखते हैं कि फर्ज करो जो स्टैरिक है वो हमारे पास इक्वल्स टू एडिशन है, सिंपल एडिशन। ठीक है, तो अब ये सेट हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास ये तमाम क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है। तो पहली बात जो हमने चेक करनी है कि ये स्टार क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा जी के अंडर या नहीं, क्या क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए देखते हैं कि कोई भी अगर फर्ज करो इंटीजर्स 2 उठाएं, मिसाल के तौर पर फर्ज करें हमने 2 इंटीजर्स है 3 और 7, ये 2 इंटीजर्स उठाए, तो क्या इनका जो हमारे पास स्टेरिक है, यानी क्या हमारे पास 3 + 7 वो इक्वल्स टू हमारे पास वो भी एलिमेंट ग्रुप का ही बन रहा है, यानी क्या वो भी जेड में ही जो हमने सेट लिया उसी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो 3 + 7 हमारे पास इक्वल्स टू आया 10 के, और ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास बिलोंग करता है जी में से। तो हमने 2 एलिमेंट उठाए थे अगर जी के, तो उनका जो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया वो भी किस में बिलोंग किया है, जी में। तो फर्स्ट जो क्लोजर लाया है वो जी में सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमें क्या कहता है कि ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी ये इक्वल्स टू होगा ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी के। ठीक है, और ये किन के लिए कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू जी। तो ये हमारे पास क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ है। ये एसोसिएटिव लॉ है। तो ये भी डेफिनेटली इस केस में हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है कि फ़र्ज़ करें हम 3 एलिमेंट्स उठा लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमने एक इंटीजर उठाया 1, ठीक है, दूसरा इंटीजर हमने उठाया 7, और तीसरा इंटीजर हम उठा लेते हैं -5। तो ये ऑब्वियस है कि अगर हम इन्हें ब्रैकेट्स की इस तरह तरतीब चेंज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 7 + -5, ये इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 1 + 7 + -5 के। तो ये ऑब्वियस है कि ये दोनों हमारे पास सेम आएंगे, तो एसोसिएटिव लॉ भी इस केस में होल्ड कर रहा होगा। थर्ड जो लॉ है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, अब आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है किसी भी सेट में या किसी भी ग्रुप में, जो अगर हम जब उसे अप्लाई करें उस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट पे तो उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो अगर हम जी जो है वो ले रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, और जो ऑपरेशन है फर्ज करें वो हमने रखा है एडिशन, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसे हम जी के एलिमेंट्स में ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास तमाम जो हैं वो जी के एलिमेंट्स हैं जो कि हमने जी रखा हुआ है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो जिसे इनमें से किसी पे भी अप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0। 0 हमारे पास इंटीजर्स में बिलोंग करता है, और 0 को हम किसी भी इंटीजर में ऐड कर देंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 प्लस फ़र्ज करें 5 वो भी हमारे पास क्या है, वो है 5 + 0 वो इक्वल्स टू 5 ही है। इस केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट इस केस में हमारे पास क्या है, वो 0 है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास जो लास्ट इसमें क्राइटेरिया होता है वो है इन्वर्स का। अच्छा, इन्वर्स अब हमारे पास क्या हुआ करता है, फोर्थ जो क्राइटेरिया इन्वर्स एलिमेंट, कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होना चाहिए।
वो हमारे पास क्या है कि कोई भी हम इंटीजर्स का एलिमेंट उठाते हैं कि फ़र्ज़ करें हमने 8 उठाया, 8 बिलोंगिंग्स टू जी, जो कि इक्वल्स टू हमने जी सेट लिया, ग्रुप लिया है, तो कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए इंटीजर्स में कि जिसे जब हम इस एलिमेंट में ऐड करें या इस एलिमेंट पे अप्लाई करें अंडर स्टैटिक ऑपरेशन, तो हमारे पास जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए। यानी जो ये ग्रुप ले रहे हैं इसके अंदर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे 8 में ऐड करें तो हमारे पास जो है वो जवाब 0 आ जाए। तो वो हमारे पास क्या है, -8, और -8 भी इंटीजर्स में बिलोंग करता है, सच दैट 8 जमा -8 हमारे पास इक्वल्स टू 0 है। तो इसलिए हर एलिमेंट का इन्वर्स है, यानी -8 का इन्वर्स -8 है, -7 का इन्वर्स -7 है। इस तरह हर इंटीजर का जो इन्वर्स है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए ये जो है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, ये एक ग्रुप है, क्योंकि ये चारों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें क्लोजर लॉ भी होल्ड कर रहा है, यानी बाइनरी ऑपरेशन भी है, अंडर स्टार जो है एडिशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन भी है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, इन्वर्स एलिमेंट भी है। तो ये चारों चीज़ें इसमें होल्ड कर रही हैं, तो लिहाजा सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो ग्रुप है अंडर एडिशन, अगर हम ऑपरेशन एडिशन दें। ठीक है, अच्छा, अब इसे थोड़ा सा मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि फ़र्ज़ करें यही हमने जो ग्रुप लिया था जी जो है, हम इसी को ही लेते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप है, और अब इस केस में जो स्टेरिक है ना, इसे ऑपरेशन को हम चेंज कर देते हैं और ये हम रखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो क्या अब भी ये ग्रुप बनेगा? क्या क्लोजर लॉ और सारा कुछ इसमें होल्ड करेगा? तो इसके अंडर ये बाइनरी ऑपरेशन तो होगा, क्योंकि क्लोजर लॉ इस केस में होल्ड करेगा, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर्स उठाएंगे, फर्स्ट थिंग जो क्लोजर लॉ है, क्लोजर लॉ होल्ड्स, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दो अगर हम इंटीजर्स उठाएंगे उनका अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास इंटीजर ही आएगा। मिसाल के तौर पर 7 और -3 उठाते हैं हम, तो इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जवाब आएगा -21, और ये भी हमारे पास इंटीजर है, लिहाजा क्लोजर लॉ तो इस केस में होल्ड कर रहा है। लेकिन ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं बनेगा। उसकी रीज़न क्या है कि नेक्स्ट क्राइटेरियाज में फर्ज करें आइडेंटिटी इन्वर्स वगैरह पे अगर आए, पहली बात ये है कि हाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी इसमें आ गया, लेकिन अब इन्वर्सेस पे अगर हम आए तो अच्छा सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास इस केस में क्या बनेगी, थर्ड क्राइटेरिया अगर देखें तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसे किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 1 है, कि 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस सेट ऑफ इंटीजर के किसी भी एलिमेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इंटीजर्स में है भी, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो है। अब हमें इन्वर्स चाहिए, यानी फोर्थ जो क्राइटेरिया इन्वर्स, यानी कि फर्ज करें 5 बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो अब 5 का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स में सच दैट ए को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें ना, तो जवाब हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, जो कि इस केस में हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, और सॉरी इस केस में हमारे पास जो है वो 1 है। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसे हम 5 से मल्टीप्लाई करें जवाब 1 आए? ऐसे एलिमेंट तो है, जैसे 5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 है, कि इसको मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 आएगा, लेकिन उस एलिमेंट को जो इन्वर्स है उसे उस ग्रुप में भी बिलोंग कर रहे होना चाहिए, लेकिन जो 1/5 है ये सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता। इसी तरह किसी भी एलिमेंट का, यानी 3 का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, वो हमारे पास इसका जो इन्वर्स है वो हमारे पास 1/3 होगा, और 1/3 भी बिलोंग नहीं करता इंटीजर में, यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनके इन्वर्सेस उसमें बिलोंग नहीं करते, लिहाजा ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हिंट है, ये मैंने वही चीज़ लिखी हुई है कि जो हम अभी क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं कि हमने सेपरेटली ग्रुप के असल में 4 ही क्राइटेरियाज हैं, लेकिन हमने ये 3 इसलिए लिखे हैं कि क्लोजर लॉ जो है, जब हम बाइनरी ऑपरेशन कह देते हैं स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसमें क्लोजर लॉ वाली बात आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो किस चीज़ की है जी, वो हमारे पास है ग्रुप की, सॉरी अबिलियन ग्रुप की जी। तो नेक्स्ट हमारे पास अब जो डेफिनेशन है वो अबिलियन ग्रुप की है। अच्छा, अबिलियन ग्रुप अब हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप ऐसा ग्रुप होगा
कि जिसके अंदर ग्रुप वाले चारों क्राइटेरिया, यानी वो ग्रुप तो होगा, ग्रुप के क्राइटेरिया तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस जो है वो एक एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। वो क्राइटेरिया क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू जी, ए स्टेरिक बी ये बराबर होना चाहिए बी स्टेरिक ए के, यानी हमारे पास तरतीब चेंज करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अभी हम सेट ऑफ इंटीजर को देख के आए हैं, तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स थे, फर्ज करें दो, अगर हमने ग्रुप लिया हुआ था, फर्ज करें सेट ऑफ इंटीजर, तो अंडर एडिशन स्टेरिक हमने रखा होता एडिशन, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट अगर हम उठाते, 2 और 3 फर्ज करें हमने उठाए, तो 2 जमा 3, 2 और 3 बिलोंगिंग टू, फर्ज करो हमने इंटीजर्स को डिस्कस कर रहे हैं, 2 जमा 3 बराबर है 3 जमा 2 जो कि बराबर है 5 के। तो तरतीब चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा, लिहाजा ये अबिलियन ग्रुप है। अच्छा, यहाँ नोटवर्दी ये है कि तमाम ग्रुप्स में ऐसा नहीं हुआ करेगा, तमाम ग्रुप्स में ऐसे नहीं होगा कि तरतीब चेंज करने से फर्क ना पड़ रहा हो। आगे जब नेक्स्ट इसकी चंद एग्जाम्पल आएगी तो हम देखेंगे कि तरतीब चेंज करने से फ़र्क पड़ता है चंद ग्रुप्स में, तो वो जब एग्जांपल्स हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें तब देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट की है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है कि फर्ज करें ए स्टेरिक एंड बी स्टेरिक आर ग्रुप्स, फर्ज करें हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, इसको चलें पहले एक बार इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली रीड कर लेते हैं कि फर्ज करें ए स्टेरिक एंड बी डॉट, यानी ए जो है वो अंडर स्टेरिक जो है वो ग्रुप है, और जो बी है ना, बी वो हमारे पास अंडर डॉट या अंडर स्क्वायर हमसे कह लें, वो इसके अंडर ग्रुप है, यानी दो ग्रुप्स हैं ए और बी। आर ग्रुप्स वी कैन फॉर्म अ न्यू ग्रुप ए क्रॉस बी, हम एक नया ग्रुप ऐसा बना सकते हैं जो कि हमारे पास किस शक्ल में होगा, ए क्रॉस बी की शक्ल में, कॉल्ड देयर डायरेक्ट प्रोडक्ट वेयर एलिमेंट्स आर दोज इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, हमने 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, चलो इसको थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ए जो है वो इक्वल्स टू, ये ग्रुप वाला क्राइटेरिया नहीं मैं लेके चल रहा, ए और बी, मैं जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ा एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें ए है 1 2 3, और फ़र्ज़ करें बी है हमारे पास ए बी सी। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या हुआ करता था, वो हमारे पास क्या आता है 1 ए, एक को इन तमाम के साथ रखना है, उसके बाद 1 बी और 1 सी, उसके बाद इसी तरह 2 ए 2 बी 2 सी, उसके बाद 3 ए 3 बी और 3 सी। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ करता था इस तरह, मतलब ये तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसके अंदर अगर इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, तो इसके अंदर 9 एलिमेंट्स आते थे। तो इसी तरह फर्ज करें, अब ये तो ग्रुप नहीं थे, ए और बी ग्रुप नहीं है, यहाँ पर अगर हम इसी तरह ए और बी दो ग्रुप्स लेके चलें, और जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो उन ग्रुप असल में है तो हमारे पास सेट ही ना, तो उन ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स का इसी तरीके से हमने ना प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके लिख देना है ए क्रॉस बी की शक्ल में, सच दैट वो हमारे पास किस तरह के होते हैं कि ए बी फॉर्म के होते हैं, सच दैट ए जो है वो हमारे पास ए जो है वो ए में से होता है, और बी जो है वो बी में से होता है। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास क्या होगा, ग्रुप होगा, एंड हुज ऑपरेशन, और अब देखें ए जो है वो अंडर स्टार बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप था, बी जो है वो अंडर फर्ज करिए डॉट बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप था, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो किस टाइप के हैं, वो हमारे पास ए बी, ठीक है, सी डी टाइप, यानी इस तरह टोपल्स की शक्ल में हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद है। तो ये अंडर किस ऑपरेशन के ग्रुप होगा, ये हमारे पास किस तरह से ग्रुप होगा, वो हमारे पास फ़र्ज़ करें हम उसे डॉट ऑपरेशन कह देते हैं, कि ये ए क्रॉस बी जो है वो ए क्रॉस बी ग्रुप होगा, फ़र्ज़ करें डॉट बाइनरी ऑपरेशन के। वो डॉट किस तरीके का होगा, वो इस तरह से होगा कि फ़र्ज़ करें A1 B1, दो एलिमेंट्स अगर हम ए क्रॉस बी को उठाते हैं, पहला एलिमेंट हम उठाया A1 B1, दूसरा हम एलिमेंट उठाते हैं A2
B2, तो इनका जो डॉट होगा अच्छा ये A1 ये एक एलिमेंट है A क्रॉस B का, क्योंकि इसमें इस तरह टोपल की शक्ल में ना, और A2 B2 ये दूसरा एलिमेंट है A क्रॉस B का। तो इनका जो डॉट बनेगा वो हमारे पास किस शक्ल का एलिमेंट बनेगा, वो हमारे पास क्या होगा कि पहला एलिमेंट चूंकि हमने ए में से उठाया ना, तो वो पहले पहले एलिमेंट के ऊपर हमारे पास ए वाला ऑपरेशन अप्लाई हो जाया करेगा, यानी वो हमारे पास होगा A1 स्टेरिक A2, और दूसरा एलिमेंट हमने बी में से उठाया जो कि अंदर ये स्क्वायर बाइनरी ऑपरेशन है, तो वो उस पर हमारे पास ये वाला जो बी सेट का ऑपरेशन है ये अप्लाई हो जाया करेगा, जो कि बनेगा B1 स्क्वायर और B2 के। तो इस शक्ल का हमारे पास एलिमेंट बन जाएगा। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ए अंडर स्टार बाइनरी ऑपरेशन था, बी अंडर स्क्वायर फर्ज करें बाइनरी ऑपरेशन था, तो इनका जो ए क्रॉस बी है ये अंडर डॉट जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, और ए क्रॉस बी में ए बी के टपल्स बन के आ रहे होंगे एलिमेंट्स, तो इनका जो डॉट है जिसके अंडर ए क्रॉस यानी ए क्रॉस बी इस डॉट के अंडर बाइनरी ऑपरेशन हो कि इस डॉट बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप होगा, और ये ऑपरेशन किस शक्ल का होगा कि हमने पहले पहले एलिमेंट जो कि ए से उठाया तो उसके ऊपर हमने स्टार वाला बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर देना है ए ग्रुप वाला, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं चूंकि हमने बी में से उठाया तो इसके अंदर हमने बी वाला बाइनरी ऑपरेशन जो है वो इन दोनों में अप्लाई कर दिया करना। ठीक है, फर्ज करें अगर एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे कि फर्ज करें ए एक ग्रुप होता है कि जिसके अंदर हमारे पास दो होता, और ये अंडर बाइनरी ऑपरेशन सॉरी फर्ज करें ए के हम दो एलिमेंट्स उठाते हैं, A1 फर्ज करें हमारे पास है 2, A2 फर्ज करें हमारे पास होता 3, और B1 फर्ज करें हमारे पास होता 4, और B2 हमारे पास फर्ज करें होता 5। ठीक है, अगर ऐसे होता तो ठीक है, अगर हम इन्हें रखते तो, और फर्ज करें ए जो है ये जो स्टार है ये हमारे पास एडिशन होता, और ये जो है ये हमारे पास फर्ज करें प्रोडक्ट होता, तो अब इनका हमारे पास क्या बनना था 2 4 और 3 5 का, क्योंकि 2 और 4 ए में से उसमें हमने एडिशन लिया तो हमने 2 और 3 को ऐड कर देना था, 2 और 3 5, और हमने बी में चूंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो दोनों बी वाले एलिमेंट्स पे हमने बी वाला ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देना था, तो ये हमारे पास क्या आना था 5 चौका 20। तो इस तरीके से ये हमारे पास इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाना था, यानी हमने पहले दोनों पर ए वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देना और दूसरे दोनों पर हमने आपस में पहले दोनों पर हमने ए वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देना और दूसरे दोनों पर हमने बी वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देना। तो ये इस तरीके से इसने हमारे पास इसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो भी एक ग्रुप बन जाना था। ठीक है, अच्छा इस कोर्स के अंदर जो क्योंकि क्रैश कोर्स की शक्ल में है तो इसमें मैं थ्योरम्स और प्रोपोजिशंस के ना प्रूव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जितनी थ्योरम्स और प्रोपोजिशंस हैं ये असल में ना वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके तहत ग्रुप थ्योरी जो है वो चलती है। तो इन प्रोपोजिशंस को और थ्योरम की स्टेटमेंट्स को एटलीस्ट आपको याद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इनसे आगे फ्यूचर की जो ग्रुप्स की मतलब कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाया करती हैं, हमें वो रूल्स काफ़ी अच्छे से समझ आ जाते हैं। तो मैं ये स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, तो पहली प्रोपोजिशन की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं ज़रा जगह क्लियर कर लूँ। ठीक है जी, अच्छा पहली प्रोपोजिशन हमारे पास क्या कहती है, पहली प्रोपोजिशन है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक। बहुत इजी सी प्रोपोजिशन है कि ग्रुप जो है ना उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, इसका पहला क्राइटेरिया कि किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा यूनिक होगा, यानी फर्ज करो जो सेट ऑफ इंटीजर लिया था हमने अंडर एडिशन, इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो जीरो था, यानी जीरो एक ऐसा एलिमेंट था जिसे किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करें तो फर्क नहीं पड़ता था। तो ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जीरो ही है, इसके अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसे ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स पे हम ऐड करें तो हमें कोई फर्क ना पड़े। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होगा, ये पहला इसकी प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट हमें कहती है। सेकंड है कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक, यानी हमने सेट ऑफ इंटीजर लिया तो इसके अंदर फर्ज कर हमने 5 लिया था, तो 5 का इनवर्स अंडर एडिशन हमारे पास क्या था -5, के 5 और -5 हमारे पास 0 आ रहा था। ठीक है, अंडर एडिशन के उसे अप्लाई करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। अच्छा, तो 5 का इनवर्स हमारे पास क्या था -5, इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, यानी हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो भी यूनिक है। 5 का इनवर्स -5 है, इसके अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसे अगर हम 5 पे अप्लाई करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो ये एक ही है हर एलिमेंट का, और -5 का इनवर्स 5 है, 3 का इनवर्स -3 है, -3 का इनवर्स 3 है, तो इस तरह हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो भी यूनिक है, एक ही होगा, दूसरा कोई भी उसका इनवर्स नहीं हो सकता।
तीसरी बात हमारे पास क्या है कि इन्वर्स का इन्वर्स असल में एलिमेंट ही होता है। जैसे 5 का इन्वर्स जो है वो -5 है और -5 का इन्वर्स जो है वो 5 है। तो 5 का इन्वर्स और उसका अगर हम इन्वर्स लेंगे तो वो हमारे पास क्या हुआ, 5 का इन्वर्स आया -5 और -5 का फिर इन्वर्स लिया तो क्या आया 5, तो वो हमारे पास वापस 5 आ जाएगा कि हर एलिमेंट के इन्वर्स का इन्वर्स वही एलिमेंट दोबारा आ जाता होता है। ठीक है। और लास्ट क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि ए स्टेरिक बी, इसका जो इन्वर्स है वो हमारे पास हुआ करता है बी इन्वर्स स्टेरिक ए इन्वर्स, यानी इनकी तरतीब उल्ट हो जाया करती है। अच्छा, अब अभी तक जो हमने ग्रुप डिस्कस किया है वो हमने सेट ऑफ इंटीजर्स किया, और चूंकि वो अबिलियन ग्रुप है ना, तो अबिलियन ग्रुप में तो वैसे ही हमारे पास ए स्टेरिक बी बराबर होता है बी स्टेरिक ए। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल करवाना चाहूँ तो आपको वो मिलेगा कि ए स्टेरिक बी का इन्वर्स जो है वो ए इन्वर्स भी आ जाएगा, इंटू बी इन्वर्स भी आ जाएगा और बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स भी आ जाएगा, क्योंकि इनकी तरतीब चेंज करने से इस ग्रुप में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम कोई नॉन अबिलियन ग्रुप स्टडी करेंगे, आगे हमने थ्योरी में स्टडी करने हैं, तो उनमें आप ये देखेंगे कि ए स्टेरिक बी का जो इन्वर्स है वो हमारे पास ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स नहीं आएगा, वो हमारे पास क्या होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी ये तरतीब यहाँ पर इस केस में उल्ट हो जाया करेगी। तो ये नेक्स्ट प्रोपोजिशन कहती है, और ये याद रखने वाली है, ये आगे बहुत ज़्यादा यूज होनी है कि ए स्टेरिक बी का इन्वर्स हमारे पास बी स्टेरिक इंटू ए इन्वर्स आएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रोपोजिशन है वो हमें क्या कहती है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, द इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशंस। इस बात का क्या मतलब हुआ, सिंपली अगर आसान लफ्ज़ों में कहेंगे इसके अंदर लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉज होल्ड करते हैं। यानी फर्ज करें हमारे पास फर्ज करें हमारे पास दिया हुआ ए यू इज इक्वल टू ए वी, हमारे पास अगर फर्ज करें दिया हुआ है ए यू इज इक्वल टू ए वी, तो ये दोनों तरफ हमारे पास ए है, दोनों तरफ से इक्वेशन के हम ए को कैंसल आउट कर सकते हैं, तो u इज इक्वल टू वी आ जाएगा, यानी हम a को दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं। अब ये अलग चीज़ है कि इसका प्रूफ किस तरह से होगा कि दोनों तरफ a इन्वर्स को इस साइड से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो सिंपल u इज इक्वल टू वी आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड से एलिमेंट को कैंसिल आउट किया है, इसी तरह से हम राइट साइड से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं कि फर्ज करें यू बी इज इक्वल टू वी बी है, तो हम इस तरह से राइट साइड से भी एलिमेंट्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास u इज इक्वल टू वी आएगा। ठीक है। तो ये सेकेंड क्राइटेरिया के ग्रुप्स के अंदर लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज जो हैं वो होल्ड करते हैं। तो ये आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है ये यहीं तक है इंशाल्लाह। इसी तरह हम इस क्रैश कोर्स में ग्रुप के तमाम जो टॉपिक्स हैं, तमाम डेफिनेशन और तमाम थ्योरम स्टेटमेंट्स इस क्रैश कोर्स में हम उन्हें डिस्कस करेंगे। और ये कोर्स कर लेने के बाद आप ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कोई भी टेस्ट जो है या पीपीएससी का या किसी तरह का भी जो टेस्ट है, मुकाबले का कोई भी इम्तिहान है, वो आप उसमें से ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करने के एलिजिबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।